हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और मेरी क्लासेस एमपी सेट सोशल वर्क से संबंधित और यूजीसी नेट सोशल वर्क से संबंधित होती है। आज मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूं नीति आयोग के बारे में। और नीति आयोग से यूजीसी नेट सोशल वर्क में प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी सेट सोशल वर्क में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगामी जो परीक्षाएं हैं आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी को, जहां पे अलाइड सब्जेक्ट किया गया है सोशल वर्क को, वहां पर भी ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट की या एमपी सेट, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है, इसकी फ़ीस 3500 रुपये रखी गई है और 4000 में आपको जो है जून प्लस आपको दिसंबर की क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर लीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी समाज कार्य के बारे में ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग। नीति आयोग को पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए आप सभी लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके आता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, नीति आयोग से पहले आपको मैं बता दूं, यह योजना आयोग की शुरुआत जो हुई थी वह 1950, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी प्रश्न में बन भी जाता है कि बताइए योजना आयोग की जगह पे कौन सी योजना या जो है आयोग आया है, तो आप बताइएगा नीति आयोग आया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जब कभी आपसे पूछे कि योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो मार्च 1950 लगा के आ जाइएगा। अब ध्यान रखें आप सभी लोग कि यह जो है एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये, गैर संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत क्या आता है, तो नीति आयोग आती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब योजना आयोग का जब गठन हुआ था तो वो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना और राज्य और मंत्रालय को धन के वितरण के कार्यों के साथ किया गया था, है ना, उसके साथ किया गया था। तो देखिए, स्वाधीनता के बाद हमारे देश में तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया और जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया गया। तो पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजना काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रही। तो योजना आयोग के नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें एक शब्द ध्यान रखें, सहकारी संघवाद है। ये भी हम लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना के स्थान जो है दिया गया था, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। जैसे 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था ही, लेकिन बीते हुए वर्षों में यह प्रभावी नहीं रहा, ठीक है। कि वजह बताई जा रही है कि योजना आयोग के बजाय हमने नीति आयोग क्यों लाया। फिर भारत विविधता वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी भिन्न भिन्न ताकतें और कमज़ोरियां हैं। फिर कहता है कि आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, और यह धारणा गलत है। आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि नीति जो आयोग है उसकी प्रासंगिक संरचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं, ये एक शब्द है, आप इसे ध्यान रखें। सुमन वैरी का नाम आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखें। मैं वर्तमान के सारी डेटा आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक है CEO BVR जो है सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे।
और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, संचालन परिषद में कौन कौन, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसके राज्यपाल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में, तो आप देखिए विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता होती है एक। तो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है पदेन सदस्यता का नाम। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक आता है मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी, जिसको CEO कहते हैं। आज वर्तमान में कौन है, ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, सुब्रमण्यम का नाम। भारत सरकार का सचिव जैसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, एक विशेष आमंत्रित होते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसको विशेष आमंत्रित के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो हम लोगों के आगामी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग थी, मार्च 1950 में आया, और ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का गठन पंचवर्षीय योजना तैयार करना और राज्य और मंत्रालय को धन के वितरण के लिए कार्य के साथ कार्य किया गया था। ठीक है, आपको बता दो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1900 आपको मालूम होगा 1951 से लेकर 1956 के लिए तैयार की गई थी, जबकि अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी वो 2012 से 2017 तक की थी। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना की अगर मैं आप लोगों से पेपर में प्रश्न आएगा तो नोट कर लीजिए, ये पेपर में आता भी है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविकता है और ये सही जवाब हो जाएगा 2012 से लेकर 2017 तक में। ठीक है, योजना आयोग को बाद में वर्ष 2015 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, भाजपा सरकार द्वारा जो है नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ नीति आयोग था उसी को बदल दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। और ये काम क्या है भाई, इसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और उससे संबंधित जो विभिन्न नीतियाँ होती हैं उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देने की जिम्मेदारी की भूमिका निभाती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो नीति आयोग विभिन्न नीतियों को तैयार करने में नीचे की ओर, ठीक है ध्यान रखेंगे, नीचे की ओर दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पर बनाई गई योजना राज्य सरकार या राज्य स्तर को उनमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो जो नीति आयोग क्या है, नीति को तैयार करने में नीचे की ओर दृष्टिकोण का अनुसरण करती है ना, अप्रोच जो डाउन टू अप्स की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, है ना, उसका अनुसरण करता है। यानी केंद्र स्तर पर बनाई गई योजनाएं राज्य स्तर पर उसको अपनी बात रखने का अवसर प्रोवाइड कराता है। ये इस चीज़ को आप लोगों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इस नीति आयोग में बेसिकली 2 प्रमुख हब के नाम से हम लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि नीति आयोग के हब, देखिए नीति आयोग के द्वारा संचालित किया गया एक गतिशील वेब पोर्टल जो इंडिया नॉलेज हब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली कहीं कहीं इसे जो है IKH के नाम से जाना जाता है, IKH। तो अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो बताइएगा आप सभी लोग कि इंडिया नॉलेज हब है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो देश भर में जो सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार और प्रसरण के लिए एक भंडार के रूप में काम करता है, ये जो है आपका नीति आयोग का हब। ठीक है, इंडिया नॉलेज हब। अब इन्हीं 2 हब को नीति आयोग के निर्माण में जो है केंद्र में बेसिकली इसकी भूमिका रही। जैसे 2 हब नीति आयोग के निर्माण के केंद्र में हैं। अब वो 2 कौन कौन से हैं, इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। एक है टीम इंडिया हब है, एक है आपका जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। इसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान और नवोन्मेष कहते हैं हम लोग, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि टीम इंडिया हब है क्या। टीम इंडिया हब ना राज्य से केंद्र सरकार से जुड़ाव का समन्वय करता है। कहाँ से?
इसका राज्यों और केंद्र के बीच में जो है इंटरफेस काम करता है। इसका मतलब यही हुआ कि राज्य से केंद्र सरकार के जुड़ाव का समन्वय करता है। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब की बात करूं तो नीति के थिंक टैंक कौशल को विकसित करता है। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग जो है थिंक टैंक की भांति जो है ये कार्य करता है, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि उसको विकसित करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और यह जो है अगर हम बात करें नीति आयोग के 3 दस्तावेज जारी किए जिनमें से 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये जो कार्य की दस्तावेज जारी की जा रही तो ये भी तुम लोगों से पेपर में पूछा जाता है। एक 3 वर्षीय कार्य एजेंडा होता है, 7 वर्षीय अगर हम बात करेंगे तो ये मध्यम अवधि की रणनीति होती है, और जब 15 वर्षीय के लक्ष्य की बात करेंगे तो ऐसे में दस्तावेज को हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो ये केंद्र सरकार के 2 मुख्य जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो मैंने अभी ऊपर बताया। और एक तीसरी बात आप लोगों को एडिशनल में बता दिया, ये 3 दस्तावेज जारी करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीति आयोग के कुछ उद्देश्य होते हैं, है ना। अब उन उद्देश्यों से भी हम लोगों से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं कहीं इसे ऑब्जेक्टिव के साथ जो है फंक्शन ऑफ नीति आयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि यह मानते हुए कि मजबूत राज्य की एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं और संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्य को निरंतर संचरित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है। आप ऐसे देखिए बेसिक जानकारी, जैसे इसमें पॉजिटिव शब्द क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं, जैसे राजनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहल की डिज़ाइन और क्रियान्वित करने की एक्टिविटी, साथ ही साथ उसके विकास और प्रभावशाली को ट्रैक करना, ये इसकी एक अहम भूमिका मानी जाती है। तो आप इसमें इसके उद्देश्य का भी नाम रख सकते हैं और इसके कार्य का नाम। देखिए मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि जब राजनीतिक शब्द आता है तो उसको एलिमेंट किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब प्रश्न हमारे सामने नीति आयोग से आएगा तो हम थोड़ी ना उसको एलिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न का पैटर्न क्या कहता है, समाजकार्य के दृष्टिकोण से जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक शब्द जो है एलिमेंट कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो राजनीतिक और दीर्घकालिक नीतिक और कार्यक्रम ढांचे को लेकर, उसकी डिज़ाइन को लेकर क्रियान्वित करते हैं, तो इसलिए हम इसको सर्वोच्च पर रखेंगे या शीर्ष पर रखेंगे, ठीक है। वहीं बात करें ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना होता है, सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल होती हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना होता है जो आर्थिक प्रकृति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, ठीक है। प्रमुख जो स्टॉक होल्डर होते हैं, हितधारक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक हो गया, नीति अनुसंधान संस्थान हो गए, इनके बीच जो है भागीदारी को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिकित्सकों और अन्य भागीदारियों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता की सहायता जो है प्रणाली बनाना, एक प्रकार से सहायक प्रणाली बनाना, और विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, और राज्य को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करना, शासन पर शोध का केंद्र बनाना और सतत एवं न्यायसंगत विकास के में जो है सर्वोत्तम तरीके से अपनाने के लिए विभिन्न जो हितधारक होते हैं वहाँ तक पहुँचाना। ये बेसिकली एक उद्देश्य है, और इन्हीं उद्देश्यों को आप कार्यों के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हितधारकों को समान विचारकों वाले जो विचारधारा वाले हैं उनके लिए थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हों, चाहे चिकित्सक हों या भागीदारी हो, उनको समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता की बात करता है। अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों पर समाधान करने की बात करता है। एक शब्द मैंने आपको और बताया था, यूँ ही आपका यहाँ पे बन जाएगा सहकारी संघवाद। ये जो सहकारी संघवाद है ना, उसको बढ़ावा देता है। यह महसूस करना है कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र के बराबर है ना। और ग्राम स्तर पर यथार्थवादी योजनाओं को स्थापित करना होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को विशेष रूप से संबोधित क्षेत्र जैसे आर्थिक रणनीति हो सकता है और नीति में शामिल हो सकता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीति आयोग, जो हम लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए थोड़े से अंतर कौन कौन से होते हैं नीति आयोग को और योजना आयोग के। इन अंतरों से आपको और जो है ईज़िली जो है प्रश्नों को आप समझ सकते हैं फिर, ठीक है।
योजना आयोग से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है ना। तो देखिए, यह एक जो है सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग के बारे में। यह सदस्यों का व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। यह जो है सहकारी, देखिए मैंने बताया था अभी कि सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। और फिर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो सचिव होते हैं वो CEO के रूप में जो है जाना जाता है इनको। और ये देखिए बॉटम अप अप्रोच बताता है, ये बॉटम अप अप्रोच मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया था। यह इसे जो है नीति लागू करने का अधिकार नहीं होता है, किसको, नीति आयोग को। और यह धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं है, बल्कि वित्त मंत्री में निहित है। यहाँ पर जो है वित्त मंत्री में कौन सी शक्तियाँ निहित है, धन आवंटित की। ठीक है, जब हम बात करते हैं इससे पहले जब योजना आयोग थी तो उसमें क्या भूमिका थी। अब देखिए, यह एक संवैधानिक जो है संवैधानिक निकाय है। अब देखिए, योजना आयोग संवैधानिक निकाय थी। मैंने अभी शुरुआत में आपको बता भी दिया था, जब मैं आपको शुरुआत करा रहा था क्लास, तो उस समय मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत जो 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्च 1950 में ये स्टार्ट तो किया गया, तो ये लेकिन क्या था, ये था आपका संवैधानिक निकाय। लेकिन यहाँ जब नीति आयोग आया तो वो एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हो गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे खासकर आप लोग। यह जो है सीमित विशेषज्ञता पर निर्मित होता है। इसकी वार्षिक योजना जो होती है, बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम हो रहती है। सचिवों को जो है सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। और ये देखिए आपका टॉप डाउन अप्रोच पर काम करती थी। और यह राज्यों के लिए नीति बनाता है और स्वीकृति परियोजना के लिए धन आवंटित करता है। और यह इसे देख लीजिए, इसे मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ भी प्राप्त थी। तो थोड़ा सा अंतर है, आप देख सकते हैं इन अंतरों को। मैं अभी इसकी PDF आपके जो है ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो UGC नेट जून एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों से श्योर है एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है योजना आयोग के संबंध में, और योजना आयोग से ही प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर है। परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन का आधार पर जिम्मेदारी तय है करना। और नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है, जबकि सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर डिलीवरी करने और उसमें सुधार करने के एजेंडों में योगदान देना। नीति आयोग के देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेही शासन प्रणाली को प्रतिनिधित्व बनाने की एक क्षमता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यह योजना और गैर योजना के रूप में नहीं, बल्कि राजस्व एवं भूमिगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। और इसे पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर कर सकता है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे, ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है, अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सुमन बेरी इसके जो है उपाध्यक्ष हैं। और परमेश्वरम नहीं, यहाँ पर आप लोग इनका नाम जो है परमेश्वर जो बताया जा रहा है अय्यर CEO, ये वर्तमान में नहीं है। मैं इनका नाम आप लोगों को अभी शुरुआत में ही बता दिया हूँ, एक बार आपको दिखा। BR, यहाँ पर आप देख सकते हैं BVR सुब्रमण्यम का नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, खासकर आप लोग, है ना। चलिए, वहीं अगर हम लोग बात करें तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट में नीति के पहल के लिए क्या क्या भूमिकाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। जल संग्रह प्रबंधन सूचकांक है। अटल इनोवेशन मिशन है। 7 कार्यक्रम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत भी कुछ आते हैं जो प्रोग्राम वगैरह, मैं उस पर बातचीत करूँगा आने वाले टाइम में, जब आपको क्लासेस में ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा, लाइव दूंगा, तो वहाँ पर मैं जिक्र करूँगा आप लोगों से डीप में इसके बारे में। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है। जिला अस्पताल सूचकांक है। स्वास्थ्य सूचकांक 2019 का है। समग्र अगर स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, डिजिटल परिवर्तन सूचकांक हो गया। कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सुधार सूचकांक है। भारत नवाचार सूचकांक है। महिला उद्यमिता मंच है। सुशासन सूचकांक है। ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। देखिए, ग्लोबल इंटर जो है प्रेयोरशिप समिट की बात करूँ तो 2017 की है ना। तो वुमेन फर्स्ट अगर हम बात करें तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ फॉर ऑल वुमेन इंटर प्रेयोरशिप प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, क्योंकि ये भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ग्राम भंडार जो है एक ग्राम भंडारण योजना अवधारणा तैयार की गई थी। इसी की तरह जो है केंद्रीय बजट 2021 में धन लक्ष्मी ग्राम भंडारण योजना का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है ना।
आगे हम बात करते हैं तो अत्याधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता हो गया है ना, ब्लॉकचेन हो गया, मेथनॉल अर्थव्यवस्था हो गई, इसको उपयोग में बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अटल जो है इमोशनल जो है इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, अटल इनोवेशन मिशन जो है, जिसमें भारत में अटल टिक रिंग लैब्स की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। पहले ही भारत में इनोवेशंस इकोसिस्टम को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण प्रगति हुई और नीति आयोग के संचालन परिषद में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का समर्थन किया गया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। खनिज अन्वेषण और लाइसेंस नीतियों में बदलाव करके भारत में अन्वेषण करे अभियान शुरू किया गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति का पूरा नाम है, और यह एक सरकार है जो समग्र मानदंडों के आधार पर 117 जो मैंने बताया था अभी कि आकांक्षी जिलों की पहचान की गई। तो इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कितना है, जिसमें से इम्पोर्टेंट पर मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी भी इन सारी चीज़ों पर जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लीजिए आप लोग कुछ इसके नीति आयोग की महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, जैसे अटल अभी मैंने बात किया आप लोगों से कि इनोवेशन मिशन के बारे में, तो दिसंबर 2017 में ये शुरू की गई थी। लकी जो है ग्राहक योजना और जो है डिजी दान व्यापार योजना जो भुगतान डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर बात करता है। लंबित अगर हम बात करें मामलों के मुद्दों में तेजी लाने के लिए न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक पेश करता है ये। ठीक है, भूमिकाएं कितनी हैं। फिर उसके बाद अटल टिकरिंग लैब्स के लिए जो है मेंटर्स को जोड़ने का और उसका मार्गदर्शन देने की बात करता है ये, है ना। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, अभी मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। देखिए 7 स्तंभ भी हैं, हम लोगों से पेपर में आता है। एक है प्रो पीपल, इसका मतलब क्या हुआ, यह जन समर्थन है ना। 7 स्तंभ है, ध्यान रखेंगे नीति आयोग के, क्योंकि यह समाज और व्यक्तियों द्वारा आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रो एक्टिविटी की बात करूँ तो यह नागरिकों की ज़रूरतों का अनुमान लगाना और प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित होता है। फिर एक है भागीदारी, पार्टिसिपेट, यानी भागीदारी में आम जनता को भागीदारी शामिल की गई है, सशक्तिकरण की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को जो है उनके जीवन में सभी हिस्सों को सशक्त बनाने की बात करता है। सभी का समावेश होता है इसमें। नीति आयोग उन सभी लोगों को शामिल करता है जो सुनिश्चित करता है कि सभी लोग जाते हैं, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना इनको शामिल किया जाए उनमें, है ना। इस पर बात करता है। समानता की बात करता है कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि यह निश्चित करना कि सभी लोगों को अवसर समान रूप से दिया जाए। पारदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाने की पारदर्शिता ही कहलाती है। ठीक है, तो ये 7 हैं। प्रो पीपल के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रो एक्टिविटी, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता, पारदर्शिता, ये 7 स्तंभ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभ पर आधारित माने जाते हैं या आधारित है। इनको आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे और इसके संबंध में देखिए प्रश्न, नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आएंगे आप लोगों को। नीति आयोग को जो है CEO कौन है, तो VBR सुब्रमण्यम का नाम ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म आपसे प्रश्न बन जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है नियुक्त कौन करता है, तो प्रधानमंत्री का नाम आप शामिल करिएगा। जो है योजना आयोग का नया जो है नाम क्या है, तो नीति आयोग है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पूर्वकालिक में 5 आप जरूर ध्यान रखेंगे। नीति आयोग क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति आयोग के बारे में। ठीक है ना, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये होता है जो योजना आयोग के स्थान पर मोदी सरकार द्वारा बनाई गई एक नई संस्था है और वो भी गैर संवैधानिक। ठीक है, याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को ये प्रस्ताव जारी हुआ था। आयोग सरकार ने इसे थिंक टैंक के रूप में सेवा देगा और इसे निर्देश और नीतिगत जो है गतिशीलता प्रदान करना, और इसलिए इस योजना का स्थान जो है पर लाया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर तो पता ही, दिल्ली मैंने बता दिया। अध्यक्ष कौन है, बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, आपको बता दिया। गठन कब हुआ ये भी बता दिया आपको। स्तंभ ध्यान रखेंगे कितने हैं, तो 7 स्तंभ है, आपको अभी भी मैंने जिक्र किया है, तो आप देख सकते हैं 7 स्तंभ के नाम कौन कौन से। प्रो पीपल है, प्रो एक्टिविटी है, और अगर हम बात करें पार्टिसिपेट जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी, सहभागिता, बेसिकली इसको जो है नाम से
जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। फिर सशक्तिकरण है, फिर सभी को समावेश है, समानता है, फिर पारदर्शिता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। एम्पावरमेंट, फिर सभी का समावेश, समानता और ट्रांसपेरेंसी नाम ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के कार्य क्या है, मैंने अभी आप लोगों से जिक्र करा है, उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति सरकार का जो प्रमुख क्या चीज़ है, ठीक, भारत सरकार का प्रमुख क्या है, तो भारत सरकार का थिंक टैंक प्रमुख है, इसलिए आप इस थिंक टैंक का नाम अवश्य ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न में हमसे पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और संघवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन ठीक होगा, तो नीति आयोग का भारत सरकार का एक पॉलिसी है, थिंक टैंक के कथन में ठीक होगा ये। नीति आयोग का निकाय क्या है, तो आपको अभी भी मैंने बताया है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा में नरेंद्र मोदी जी ने कब और कहाँ, तो देख सकते हैं आप सभी लोग 15 ध्यान रखेंगे सभी लोग, नई संस्था की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया है और कब किया है, तो ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बताया है, मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में ये बात कहा था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। प्राथमिक कार्य क्या हो सकता है, तो आप लोग को पता है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी एजेंसियों को बनाने के लिए हित में सोच सके। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।